नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वाणिज्यवाद के अर्थ पर चर्चा करी थी। आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्यवाद के सिद्धांत या परिवर्तियाँ। वाणिज्यवाद के सिद्धांत। वाणिज्यवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वे हैं धातुवाद, अनुकूल भुगतान संतुलन, आत्मनिर्भरता, व्यापार वाणिज्य पर बल, उपनिवेशीकरण। धातुवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि। ये धातुवाद जो था ये वाणिज्यवाद का एक प्रमुख सिद्धांत था, जिसके अनुसार किसी भी देश को शक्तिशाली बनने के लिए अधिकाधिक सोना चांदी प्राप्त करना तथा उसको सुरक्षित रखना अत्यावश्यक है। यानी कि सोना चांदी आप कलेक्ट कीजिए और उसको उस संपत्ति को अपने पास में रखिए। इसीलिए वाणिज्यवादियों का एक प्रसिद्ध नारा भी था कि अधिक सोना प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि बहुमूल्य धातुएं संचय करके उनमें वृद्धि करना ही व्यापार वाणिज्य का अंतिम ध्येय है। ये वस्तुएं जो हैं ये ना तो कभी नष्ट होती हैं, ना ही परिवर्तनशील हैं, और इनको हर समय और हर स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। वे सदैव एक संपत्ति की तरह कार्य करती हैं। इसी प्रकार यह भी भावना महत्वपूर्ण थी कि धन जो है वह बहुमूल्य धातुओं जैसे कि सोना चांदी हीरे जवाहरात से युद्ध जीता जा सकता है, क्योंकि उससे राज्य को अस्त्र शस्त्र, सैनिक तथा जलपोत आदि सभी कुछ खरीद सकता है। अतः हर देश को इन धातुओं का अधिकाधिक संचय करना चाहिए। अर्थात जब कभी युद्ध की स्थिति पैदा होती है या किसी विनाशकारी युद्ध में राष्ट्र संकट में फंस जाता है, तब हम इन धातुओं को बेच करके धन अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है अनुकूल भुगतान संतुलन। यह वाणिज्यवाद का एक आधारभूत सिद्धांत था जिस पर वाणिज्यवाद की अवधारणा टिकी हुई थी। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों ने, यानी कि जो भी राष्ट्र था, अपने देश के व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां थी उनको रेगुलेट कर लिया, उनको नियमित किया और उन पर कई ऑर्डर्स जारी किए, उनको निर्देशित किया। जैसे कि निर्यात को प्रोत्साहन, अपने देश से अधिकाधिक मात्रा में निर्यात होगा। निर्यात को अगर हम प्रोत्साहन देंगे तो धन संपदा हमारे देश में आएगी। आयात शुल्कों में बढ़ोतरी, यानी कि कुछ मंगवाने पर उस चीज़ के रेट हाई कर दिए तो आयात कम से कम होगा। उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि एवं खनिज उत्पादन में वृद्धि की गई तथा उपनिवेशीकरण, अर्थात किसी भी अन्य देश को अपने अधिकार में ले लेना, उसे अपने आर्थिक शक्ति का एक स्रोत बना लेना, पर वाणिज्यवादियों ने इस सिद्धांत के अंतर्गत बल दिया था। वाणिज्यवाद की एक अन्य प्रवृत्ति यह थी कि प्रत्येक देश को उपभोक्ता वस्तुओं में आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमें अन्य देशों से वो चीज़ें जो हमारे ज़रूरत की हैं उनका आयात करना पड़ेगा, उन्हें मंगवाना पड़ेगा, तो उसमें देश से जो इनकम है, जो धन संपदा है, वो चली जाएगी। तो इसीलिए आत्मनिर्भरता का सिद्धांत व्यापार वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। जितना संभव हो जो भी वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं देश को चाहिए, उसका अधिक उत्पादन कर हम निर्यात करें तथा विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयात पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए ताकि देश का धन बाहर नहीं जा सके।
इसके लिए कुछ विचारकों ने जीवन शैली को विलासिता युक्त रखने का आग्रह किया। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उद्योगों को समुचित सुविधा प्रदान करके प्रोत्साहन दिया गया ताकि उद्योगों का अच्छे से अच्छा विकास हो सके। कृषि उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया, जैसे कि नवीन कृषि तकनीकों को अपनाया गया, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि कृषि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, जिससे देश को खाद्यान्नों और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो ये वाणिज्यवाद का जो प्रमुख सिद्धांत था, आत्मनिर्भरता। इसी के साथ साथ व्यापार वाणिज्य पर भी बल दिया गया, उसको भी बढ़ावा दिया गया ताकि अतिरिक्त उत्पादन, जो जितना आपने उत्पादन किया, जितना आपके देश में कंज्यूम हो रहा है वो तो ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ उत्पादन है उसको हमें पहुंचाने के लिए मंडी चाहिए, इसलिए हमारा व्यापार वाणिज्य भी अच्छा होना चाहिए। तो उत्पादन को विदेशों में निर्यात किया जा सके और बदले में सोना चांदी प्राप्त हो। वाणिज्य के व्यापक विकासोन्नति के लिए राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समर्थन प्रदान किया गया। विदेशों में व्यापारियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि उन्हें कोई भय न हो और उन्हें सुरक्षा भी मिल सके। विदेश व्यापार चूँकि समुद्री यातायात पर ही अधिक निर्भर था, इसीलिए मालवाहक, जो माल को लाने और ले जाने वाले जलयान थे, उनकी समुचित व्यवस्था की गई और उनकी सुरक्षा के लिए नौसैनिक शेष था, यानी कि उन पर कोई अटैक ना हो, उनको लूटा ना जाए, इसलिए एक नौसेना भी आपकी होनी चाहिए, अच्छी नौसेना होनी चाहिए। विश्व में सबसे जो नौसेना श्रेष्ठ थी वो थी ब्रिटेन की, इसीलिए ब्रिटेन का व्यापार वाणिज्य भी बहुत अधिक फला फूला था और उसके उपनिवेश भी सबसे अधिक थे। इसी का जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उपनिवेशीकरण। इसमें राष्ट्र के निर्यातकों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध होते थे, अर्थात अपने देश में जितना कंज्यूम हो रहा है उसके बाद जो उत्पादन बचा हुआ है उस माल को हम कहाँ करेंगे, वो माल हम उपनिवेशों, अपनी मंडियों में बेचेंगे। धीरे धीरे ये उन मंडियों की राजनीतिक सत्ता पर भी इनके पास आ गई थी और उनका आयात निर्यात शुल्क भी ये अपनी मर्जी से ही डिसाइड करते थे। उत्पादकों को अपने उद्योगों के लिए कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और ब्रिटेन को भारत से कच्चा माल कम मूल्यों पर मिलता था, वो उन्हें ब्रिटेन ले जाकर मैन्युफैक्चर करता था, अपनी फैक्ट्रीज़ में उनको बनाता था, वहाँ से फिर महंगे मूल्यों पर एक तो हमारे ही देश में और अन्य देशों में वितरित करता था। अर्थात कच्चे माल पर भी उसे फ़ायदा हुआ और बने हुए माल पर भी उसे फ़ायदा हुआ। वाणिज्य के उद्योगों के लिए कम कीमत पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाता था। उपनिवेशों की स्थापना ने राष्ट्र को गौरव व प्रतिष्ठा दिलाई तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनका महत्व बढ़ाया। वाणिज्यवाद की यह भी मान्यता थी कि इन गतिविधियों के प्रसार से देश के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे और देश एक आर्थिक इकाई के रूप में सशक्त होगा। वाणिज्यवादियों का यह विश्वास था कि राष्ट्रवादी राज्य को बाहरी सुरक्षा के अतिरिक्त देश के भीतर शांति एवं व्यवस्था भी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपके देश में शांति नहीं होगी, हर वक्त गृह युद्ध होता रहेगा या सरकार आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो व्यापार वाणिज्य में वृद्धि नहीं होगी। फलस्वरूप राष्ट्र जो है वो अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली नहीं होगा। इसे समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए देश के भीतर शांति एवं व्यवस्था होनी चाहिए।
यह भी मान्यता थी कि राज्य प्रशासन को निजी उत्पादकों को उत्पादन वृद्धि हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करके प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें। विश्व के व्यापार में देश का अधिक हिस्सा प्राप्त हो और व्यापार संतुलन जो है वो देश के हित में हो। ये वाणिज्यवाद के प्रमुख सिद्धांत थे। वाणिज्यवाद को फ्रांस में कोलबर्टवाद के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में कैमरालिनवाद व इंग्लैंड में व्यापारवाद के नाम से जाना जाता है, मर्केंटिज्म। फ्रांस में इसे कोलबर्ट ने चलाया था, इसलिए इसे कोलबर्टवाद कहते हैं। ये एक स्लाइड है इंग्लैंड के व्यापार की, तो आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने अपना व्यापार कहाँ कहाँ पर फैलाया था। ये एक स्लाइड है इंग्लैंड में वाणिज्यवाद की। आप इसमें देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने कहाँ कहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाया था। इधर ये यूएसए, ये इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। ये आपको जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। इसका एक व्यापार होता था यूएसए के साथ, ये इसका उपनिवेश था। इसका दूसरा उपनिवेश था अफ्रीका में मिस्र, ये है मिस्र, और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका। तो आप देख सकते हैं ये सारा समुद्री मार्ग जो है ये इंग्लैंड की ही देन था। ये सारा का सारा समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर होते हुए, ये हिंद महासागर होते हुए यहाँ तक भारत आता था और पूरा साम्राज्य उन्होंने फैलाया हुआ था। एक जहाज इधर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब है वाणिज्यवाद के प्रेरक तत्व। किससे वाणिज्यवाद इतना सुदृढ़ हुआ और ये विचारधारा फैलती चली गई। देखिए, पुनर्जागरणकालीन व्यक्तिवादी मानववादी जो भावनाएं थी एवं जो चेतना, जो तर्क की शक्ति का उदय हो रहा था, ने भौतिकवाद की प्रवृत्ति का विकास किया था। ये हम पुनर्जागरण के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इससे पुनर्जागरणवाद से क्या हुआ कि साहसिक सामुद्रिक यात्राएं और नए भूभागों की खोज संभव हुई थी, जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था का आगमन हुआ। व्यापार में बहुत प्रोत्साहन देखने को मिला था। अन्य देशों में जाकर व्यापार की भावनाएं विकसित हो रही थी। इन्होंने ही वाणिज्यवादी भावनाओं को प्रोत्साहन किया और धीरे धीरे एक बैंकिंग प्रणाली का विकास किया गया। 15वीं शताब्दी में वस्तुओं के नकद आदान प्रदान ने इस बैंकिंग प्रणाली के विकास का रास्ता तैयार किया था और वाणिज्यवाद के विकास को गति प्रदान की। इसी अवधि में होने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी व्यक्तियों को समुद्र पारीय व्यापार के लिए प्रेरित किया था। जैसे गैलीलियो की दूरबीन ने बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाज़ों को देखने के काम आने लगी थी। इसी प्रकार विश्व मानचित्र की उपलब्धता से तथा दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा ने साहसिक सामुद्रिक यात्राओं को आसान बना दिया, जिसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य फैला। इसके अतिरिक्त मध्यम वर्ग के सहयोग से भी सामंतवादी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। व्यापारी राजतंत्रों के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने के सर्वप्रमुख स्रोत थे। संपत्ति ही राज्य की शक्ति का प्रतीक थी। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती थी वही राज्य शक्तिशाली माना जाता था। यह शासकों के स्थायित्व, वैभव और उनके गौरव का प्रतीक था। इसीलिए राजाओं ने
वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा जन समुदाय का दृष्टिकोण भी राष्ट्रवादी हो गया था। उपनिवेशवासियों की स्थापना तथा व्यापार वृद्धि को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता था। जिसके जितने अधिक उपनिवेश होते थे उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होती थी। इससे अति राष्ट्रवादी भावनाएं, जिसे कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद भावनाएं भी सामने आई, जिसका बाद में हम परिणाम देखेंगे युद्धों एवं तनाव के रूप में, जैसे कि विश्व युद्ध हुए थे, ये इसी अति राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण हुए थे। तो ये थे वाणिज्यवाद के प्रेरक तत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम वाणिज्यवाद के परिणामों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।